हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। तो प्रीलिम्स 2022 से पहले हमने एक सीरीज़ करी थी जिसमें हमने आपसे सीसैट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और ये आपको सिखाया था कि कैसे उन क्वेश्चंस को आप बिना कोई फॉर्मूला लगाए सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी पेपर में लगभग 35 to 40 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आप बिना कोई फॉर्मूला लगाए सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि जो 2022 का प्रीलिम्स था उसमें सीसैट यूजुअल से ज़्यादा डिफिकल्ट आया, तो उसमें हमें 35 से 40 क्वेश्चंस नहीं मिले, लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस ऐसे मिले जो बिना फॉर्मूला के सॉल्व किए जा सकते हैं। बट आप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेपर अगर ये देखो तो देर आर अराउंड 30 क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व बाय हैविंग एन ओपन माइंड। पेपर में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के दिमाग लगा के सॉल्व करके 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो बिना कोई फॉर्मूला लगाए। और ये इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। अगर आप इन 30 में से रफली 20-22 क्वेश्चन भी ठीक कर पाते हो, यू स्टिल एबल टू गेट 50-55 मार्क्स, और आपको फिर इंग्लिश से सिर्फ अनदर 30-40 मार्क्स ही चाहिए होते हैं। तो 2022 का जो डिफिकल्ट प्रीलिम्स आया, जो डिफिकल्ट सीसैट आया, जो हमने बात करी, उसमें से कैसे हम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने वाले, वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो 8 क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा आज आपके साथ, बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक तरीके से। कोई प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मूला ऐसा डिफिकल्ट नहीं आपको याद रखना है। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम इन द हॉल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे लगाना है वो आज आपके साथ बात करेंगे। ये वो टाइप के क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी अक्सर पूछता है, ये टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आप आज समझ पाएंगे और इसको अप्लाई कर पाएंगे अपने सीसैट के प्रैक्टिस में, तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, राइट। सॉल्व 1 मिनट में ही होगा, बट आपको उसका थोड़ा बैकग्राउंड दे दें, थोड़ा समझा दें। तो जो ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जनरली इनमें क्या होता है कि या तो आप जो नंबर्स हैं उनके बीच में रिलेशन देखो। रिलेशन या तो होता है प्लस या मल्टीप्लिकेशन का, या माइनस या डिवीजन का, राइट। या फिर जो इनके डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। कैसा? यही एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का, या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन का, राइट। या तो नंबर्स के बीच में ऐसा कोई रिलेशन होगा या उनके डिफरेंसेस के बीच में। तो अब हम देखते हैं, अगर हम 20 से 10 पे जा रहे हैं तो -10 हो रहा है, राइट। या फिर हम मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कर रहे हैं, ठीक है। अब 10 से 10 अगर हम गए सेकंड से थर्ड नंबर, तो अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखें तो कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में देखें तो मल्टीप्लाई बाय 1 है। अगर हम 10 से 15 जाएं तो हम +5 जा रहे हैं, राइट। या हम मल्टीप्लाइड बाय 1.5 जा रहे हैं। आपको शायद दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, मैं इस तरफ लिखना स्टार्ट करता हूं। 10 से 15 में या तो हम +5 गए या मल्टीप्लाइड बाय 1.5 गए, ठीक है। नेक्स्ट है 15 से 30। तो 15 से 30 जब हम गए तो या तो हम +15 कह सकते हैं इसको, या इंटू 2 हो गए। 30 से 75 या तो +45 का डिफरेंस, या मल्टीप्लाइड बाय 2.5। अब -10, 0, +5, +15, +45, कुछ ना कुछ रिलेशन इनमें भी निकल आएगा अगर हम बनाएंगे तो। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन वाला रिलेशन देखें तो क्लियरली बन रहा है, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5। तो नेक्स्ट लॉजिकल क्या होगा? इंटू 3। तो 75 से आप नेक्स्ट नंबर जब ढूंढेंगे तो आपने मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है, जो कि आपका नंबर आ गया 225। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो रिलेशन कुछ ना कुछ निकलेगा, या तो नंबर्स के बीच में या उनके जो डिफरेंसेस हैं उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा। यहां पे हमने जो निकाला है वो नंबर्स के बीच में ही रिलेशन निकल आया है। कई बार नंबर्स के बीच में रिलेशन एज सच नहीं एस्टैब्लिश हो पाता है, तो उनके जो डिफरेंसेस हैं या तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, ऐसा कुछ, राइट। बट सिंपल तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस देखो या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रिलेशन देखो, नंबर्स या उनके डिफरेंसेस के बीच में। यही
जो मेथड लगा के आप लगभग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो सीसैट में आपके सामने आएगा पेपर में, राइट। तो होप करता हूं कि आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। दिस इज अ वेरी वेरी डूएबल कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी तरीके से ये अप्लाई हो सकता है पेपर में। तो आपको समझ आए होपफुली और आप पेपर में इसको अप्लाई कर पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो दोस्त हैं एक्स और वाई, और वो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं और वो रन करते हैं 50 मीटर्स तक, राइट। 50 मीटर्स तक उन्होंने रन किया एक्स और वाई ने, सेम डायरेक्शन, और एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं वो। एक्स टर्न्स राइट और वाई टर्न्स लेफ्ट। एक्स हमने नीचे कर दिया है, एक्स टर्न्स राइट, तो एक्स इस तरफ आ गए, वाई टर्न्स लेफ्ट, वाई इज हियर। एक्स टर्न्स राइट एंड रन 60 मीटर्स, तो ही रन 60 मीटर्स टू राइट। वाई टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 40 मीटर्स, वाई ने रन किया 40 मीटर्स, ठीक है। अब यहां पे दोनों रुके, एक्स टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर्स, 50 मीटर तक एक्स ने रन किया यहां से एंड देन स्टॉप्स। वाई टर्न्स राइट एंड रन्स 50 मीटर्स, वाई ने रन किया राइट साइड, कितना, सेम 50 मीटर, एंड फिर ये रुक जाते हैं। अब नीचे एक्स है, ऊपर वाई है, 40 मीटर्स ऊपर गए, 60 मीटर्स नीचे आए, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, 100 मीटर्स का डिस्टेंस आ गया। अब वो उस पॉइंट पे रुके और 50 मीटर्स वो एक डायरेक्शन में चले गए और एक्स एक डायरेक्शन में 50 मीटर्स चले गए। तो ये वाला तो डिस्टेंस जो है 50-50 तो दोनों ने बराबर किया है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन पे हम डिफरेंस देख रहे हैं वो 40 + 60 यानी कि 100 मीटर का डिफरेंस आ गया है। तो आंसर क्या है आपका इस क्वेश्चन का, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर्स का है। अगेन अगर आप देखें तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ दिए गए क्वेश्चन को, दिए गए इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने एक क्लियर डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, राइट। और उसी डायग्राम से हमें यह क्लियर हो जाता है कि आंसर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि कोई इसमें फॉर्मूला नहीं लगा है, आपके सामने आंसर आ गया है 100 मीटर्स। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ बिल फॉर 1840 इज पेड, तो 1840 रुपए का बिल है जो पे किया गया है 50 रुपीज, 20 रुपीज और 10 रुपीज के नोट में। तो मान लो कि 10 रुपीज के आपने ए नोट्स दिए, 20 रुपीज के आपने बी नोट्स दिए और 50 रुपीज के आपने सी नोट्स दिए, और आपने बिल पे कर दिया अपना किसी रेस्टोरेंट में 1840 या किसी ग्रोसरी स्टोर में कहीं भी। टोटल उन्होंने कहा है कि 50 नोट्स यूज किए गए हैं, यानी कि A + B + C = 50, टोटल 50 नोट हमने यूज किए। अब 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि तीनों में से नॉट करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, कि कौन सी स्टेटमेंट तीनों में से गलत है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। 25 नोट्स ऑफ ₹50 आर यूज्ड, और बाकी के जो नोट्स हैं वो 10 और 20 रुपए के यूज किए गए हैं। तो 50 रुपीज के कितने नोट्स हमने यूज कर लिए, 25। अगर हमने 50 के 25 नोट्स यूज कर लिए तो 1250 रुपए हमने पे कर दिए मल्टीप्लाई करके। टोटल हमने पे किया था 1840, 1250 हमने ऐसे पे कर दिया, पीछे कितना बच गया, 590 रुपीज हमने अभी और पे करने हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास 10 रुपीज के नोट्स हैं और 20 रुपीज के नोट्स हैं। अब 10 और 20 भी हमारे पास बचा है, हमने 590 पे करना है। कितने नोट हमारे पास रह गए हैं, 25 नोट्स ही हमारे पास रह गए हैं, क्योंकि 25 हमने यूज कर दिए, पे कर दिए 50 रुपए के फॉर्म में। तो A + B कितना आपके पास आ जाएगा, 25, क्योंकि A + B + C 50 है। 50 रुपए के 25 नोट्स हमने यूज कर दिए तो C 25 आ गया, A + B पीछे आपके पास 25 बच गया। अब आपने 590 रुपए पे करने हैं 10 और 20 रुपए के नोट्स में, और टोटल 25 ही नोट्स यूज कर सकते हैं आप। अब इसमें आगे बढ़ने को ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा, तो अब आप ये देखो कि इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है, कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये पूरे 25 के 25 नोट आप 20 रुपीज के ही यूज करो, हायर डिनोमिनेशन के यूज करो। तो 20 रुपीज के अगर आपने 25 नोट्स यूज किए तो आपने कितना पे कर दिया, 500, लेकिन आपने पे एक्चुअली में कितना करना है, 590।
तो मतलब कि अगर आप 25 नोट 50 रुपए के यूज करते हो और बाकी 25 नोट 20 रुपीज के यूज करते हो, राइट, तो भी आप पूरी अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हो। यानी कि जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है। मतलब कि हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से करना है कि हमारा बिल एक्चुअली पे हो जाए। तो यानी कि 50 रुपीज के नोट्स थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। खैर वो आपसे पूछा नहीं गया है, उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि 25 नोट आपने यूज कर लिए 50 रुपए के और बाकी नोट आपने यूज किए 10 और 20 रुपए के। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत आ जाती है, क्योंकि 25 नोट अगर आप 50 के यूज कर लो और 25 ही नोट 20 के यूज कर लो, 10 का हम कोई भी नहीं कर रहे, लोअर डिनोमिनेशन कोई भी नहीं, फिर भी आप पूरा बिल नहीं पे कर पा रहे हो, तो स्टेटमेंट 1 आपकी इनकरेक्ट आ गई। सेम लॉजिक हम स्टेटमेंट 2 में लगा के देखते हैं। आपने 20 रुपीज के 35 नोट्स यूज कर लिए, आपने कितना पे कर दिया? 700 रुपीज पे कर दिया। टोटल बिल था 1840, जिसमें से आपने 700 पे कर दिया, यानी कि आपने 1140 अभी भी और करना है। अब आपके पास नोट कितने रह गए हैं? 35 तो आपने यूज कर लिए, 50 माइनस 35 आपके पास सिर्फ 15 नोट्स रह गए हैं, 10 रुपीज के और 50 रुपीज के। अब मान के चलो कि ये पूरे के पूरे 15 नोट आप 50 रुपीज की डिनोमिनेशन पे यूज कर पाओ, तो 15 नोट आपने 50 रुपीज की डिनोमिनेशन पे यूज कर लिए, तो आपने कितना पे कर दिया? 750 रुपीज। लेकिन आपने एक्चुअली कितना पे करना है? 1140 रुपीज। तो अगर आप 15 के 15 नोट 50 रुपीज के यूज कर लो तो आप सिर्फ 750 रुपए पे कर पाए, और प्रीवियसली जो आपने पे किया था वो 700 पे किया था। तो टोटल आपने जो पे किया वो सिर्फ 1450 ही आप कर पाए, आप टोटल बिल पे ही नहीं कर पाए। टोटल बिल था 1840 रुपीज, जो शुरुआत में हमने यहां पे लिखा था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है आपकी इनकरेक्ट आ गई, सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट। तीसरी स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं 20 नोट्स यूज किए गए हैं 10 रुपीज के, राइट। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, ट्वेंटी नोट्स यूज किए आपने ₹10 के, आपने 200 रुपीज पे कर दिए। अभी आपका टोटल बिल कितना बचा है पे करने वाला? 1640 रुपीज अभी भी और बचा है। आपके पास नोट कितने बच गए हैं? अभी 50 नोट थे, 20 आप यूज कर चुके हैं, 30 नोट्स बचे हैं। तो 30 नोट्स मान लो आप 50 रुपीज की डिनोमिनेशन पे यूज करते हो सारे के सारे, तो आपके पास कितने रुपए आ गए? 1500 रुपए आ गए। आपने एक्चुअली अभी भी कितना पे करना है? 1640 पे करना है। तो 1500 रुपए मैक्सिमम आप बना पाएंगे 30 नोट यूज करके 50-50 के, लेकिन आपने पे करना था 1640। यानी कि तीसरा जो उन्होंने ब्रेकअप दिया है उससे भी आप पूरा बिल नहीं पे कर पा रहे। तो तीसरी भी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट आ गई है। तो ऑल 3 ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। किसी भी तरीके से आप पूरा बिल नहीं पे कर पा रहे हैं। तो सिंपल एक लॉजिक है, जो आपने स्टेटमेंट 1 में आइडेंटिफाई कर लिया, अप्लाई किया, वही स्टेटमेंट 2 पे अप्लाई किया, स्टेटमेंट 3 पे अप्लाई किया, और आपका आंसर आ गया। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन जरूर लंबी हुई है, लेकिन आप देख पाएंगे कि हमने पहले ही मिनट में इसका कोड क्रैक कर लिया था। आपके पास ऑन एन एवरेज 2.5 मिनट्स हैं सीसैट के पेपर में पेपर करने के लिए। लगभग 2.80 क्वेश्चन अगर आपने करने हैं तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। 2.5 नहीं है, 2.5 से थोड़ा कम ही है, लेकिन आपके पास अच्छा टाइम है। अगर आप ये सोचो कि आप पूरे 80 क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे हो, आप उससे कम क्वेश्चंस कर रहे हो, राइट, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम आ जाता है सॉल्व करने के लिए। जो 2.5 मैंने कहा वो एक्चुअली मार्क्स है आपके पास पर एवरी करेक्ट क्वेश्चन। तो आपने सही वाले क्वेश्चन मैक्सिमाइज करने हैं और उन्हीं पे ही अपना वक्त भी ज्यादा लगाना है। क्वेश्चन देखा, पढ़ा, लगा कि डुएबल क्वेश्चन है तो उस पर अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाओ। अगर कोई क्वेश्चन देखा, पढ़ा और बहुत ज्यादा क्रेजी डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा तो उस पर अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। देयर विल बी एटलीस्ट 8 to 10 वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कुछ टाइम पहले तक 5 ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हुआ करते थे, आजकल 8 से 10 वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए हैं जिन पे काफी टाइम लगता है सॉल्व करने में।
अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है बहुत ज़्यादा कि मैं 150 ला पाऊंगा सीसैट में, तो इट इज़ बेस्ट टू इग्नोर दोज 8-10 क्वेश्चंस। तो इससे क्या होगा, आपके पास बाकी क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा वक्त निकल आएगा और आप उसमें से अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने देखा, ये एक रीजनेबल मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है जो आपके सामने आपको लगा होगा कि इजीली सॉल्व हो गया है। ऐसे ही आप मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। जो बहुत डिफिकल्ट है सिर्फ उन्हीं को छोड़ते जाइए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बिना फॉर्मूला के ही सॉल्व करेंगे उसको। आपने देखा होगा कि इसमें भी हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही यूज करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ये एक लेंदी क्वेश्चन है, पहले ही वार्न कर दूं, बट अगेन आपको लगेगा कि आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन जो दी हुई आप वो पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट डूएबल क्वेश्चन है, मैं करता हूं। तो आपके पास 1 to 9 डिजिट्स हैं जो 3 रोज में अरेंज किए गए हैं। 3 रोज हमने बना ली इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स 3 डिजिट्स, ठीक है। और जो नंबर फॉर्म किया गया है सेकेंड रो में, दैट इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। तो मान लीजिए ये नंबर x है, आपके पास सेकेंड रो का नंबर 2x आ गया, थर्ड रो का नंबर 3x आ गया। इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट्स 2, 3, 7 एंड 9 आर अलाउड टू बी यूज्ड इन द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में हमारे पास क्या आ सकता है, 2, 3, 7 एंड 9, ठीक है। तो आपको यह बताना है हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, इस तरीके से अरेंज करने में कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं कि आपने फर्स्ट रो में एक नंबर बनाया, सेकंड रो में जो नंबर बनाया वो उसका 2x हुआ, थर्ड रो में जो नंबर बनाया वो उसका 3x हुआ और आपने कोई भी रेपिटेशन नहीं करनी है। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे इवॉल्व करता है ये क्वेश्चन। अगर कुछ लॉजिक बनता हुआ दिखा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। तो पहला नंबर आपने बनाया, फर्स्ट डिजिट फिक्स कर दो, 2 फिक्स कर दिया हमने। अब आगे बनाते हैं 2, 3, 7, 2, 3, 9, ठीक है। 2 अभी हमारा यहां पे फिक्स्ड है, 3 की जगह पे अब हम ले आए 7, 2, 7, 3, 2, 7, 9। देन 2 अभी भी हमारा फिक्स्ड है, यहां पे आ गया 9, 2, 9, 3, 2, 9, 7। हमारे पास ये 6 नंबर बन गए। ओके, अब या तो आगे के 6 नंबर्स आप बना सकते हो या इसी में से कोई लॉजिक बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो थोड़ा सा लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 237 एक नंबर बना दिया। अगला नंबर आपने जो बनाना है वो इसका 2x होना चाहिए। तो इंटू 2 जब आपने किया तो आपके पास एक नंबर आ जाएंगे और इंटू यहां पे 3 करेंगे तो एक और नंबर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 237 इंटू 2 हमने किया तो हमारे पास आ गया 474। तो ये नंबर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 ऑलरेडी हम फर्स्ट रो में यूज कर चुके हैं और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। 4 की भी रेपिटेशन हो रही है, 7 की भी रेपिटेशन हो रही है, तो 237 नंबर पॉसिबल नहीं है। 239 का देखते हैं, इंटू 2 हमने किया 478 आ गया। 239 478 यूनिक नंबर्स हैं और इंटू 2 वाला भी बन गया है। हमने इंटू 3 किया तो हमारे पास आ गया 239 इंटू 3 जब हम करेंगे 717। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 7 ऑलरेडी यूज हो चुका है और तीसरी रो में भी 7 की डुप्लीकेसी आ रही है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है। अब हमने 273 लिया, 273 इंटू 2 किया 546 आ गया। तो 273 546, ठीक है, अभी तक ओके है। 273 इंटू 3 किया तो ये आ गया 819। ये लग रहा है कि एक सेट बन गया है। 273 एक नंबर था, 546 दूसरा और 819 तीसरी रो में। तो आपके पास 3 नंबर्स की एक सेट बन गया है। सारे के सारे यूनिक नंबर्स हैं और x और 2x और 3x वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो 273 जो नंबर आया मैंने ऊपर एक लिख लिया अलग से।
फिर हम 279 को लेके चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको यहां से हटाना पड़ेगा, यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं 279। तो 279 अगर पहला नंबर है तो इसका डबल करेंगे तो आ गया 558। ये देखो कैलकुलेशन में आपको वक्त जरूर लग रहा है, बट आपको दिख रहा है कि ये श्योर शॉर्ट आंसर पॉसिबल है, तो वक्त लगाइए थोड़ा सा। 558 नहीं हो सकता क्योंकि नंबर्स की रेपिटेशन हो गई है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 279 नहीं हो सकता। 293 को हमने डबल किया तो हमारे पास आ गया 586। 29 ये यहां तक सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। 293 को हमने 3 किया तो हमारे पास आ गया 879। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 8 की रेपिटेशन हो गई है। ठीक है, तो 293 कैंसिल हो गया। 297 ट्राई करते हैं। 297 का डबल होगा 594। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 की रेपिटेशन हो गई है, तो ये भी हमारा नंबर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमने 2 वाले जितने भी नंबर्स बन रहे थे वो सारे बना के देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 के नंबर्स बनाने की कोशिश करते हैं। आपको समझ आ गया है, राइट? लॉजिक आपने 1 मिनट में ही इसका डीकोड कर लिया है। अब सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट ये उतनी ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। तो फोकस करते रहिए और कैलकुलेशन कीजिए, बिकॉज दिस विल लीड टू अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने 3 यहां पे फिक्स कर दिया। 3279 हमारे पास नंबर्स हैं, तो 327, 329, 372, 379, 392, 397। 3 से हमारे पास ये नंबर्स बन गए, तो हमने यहां पे लिखा 327। इसको डबल किया, हमारे पास आ गया 654। इसको हमने ट्रिपल किया, हमारे पास आ गया 981। ठीक है, अब हमें लग रहा है 327, 654, 981 सारे के सारे यूनिक नंबर्स हैं और x और 2x और 3x वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो हमारे पास आ गया दूसरा नंबर 327। अब हम लेंगे 329। 329 को हमने डबल किया, हमारे पास आ गया 658 एंड 987। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 9 की रेपिटेशन हो गई है, तो ये नंबर भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर हमने लिया 372। 372 लेके देखते हैं। 372 को हमने डबल किया, आ गया हमारे पास 744। तो ये नंबर यहीं पे एलिमिनेट हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज है, अगर हम 372 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नंबर आता है 372 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1116 आपके पास इसका प्रोडक्ट आ गया। 1116 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो तीसरी रो में भी नंबर बन रहा है वो एक 3 डिजिट नंबर ही बन रहा है। मतलब कि 372 के बाद के जितने भी नंबर बनेंगे फर्स्ट रो के, क्योंकि हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 3x वाली जो कंडीशन है थर्ड रो की, ये ऑटोमेटिकली ही रिजेक्ट हो जाती है। तो आपके पास सिर्फ 2 ही नंबर आए, करेक्ट आंसर आ गया C, 2 इज द राइट आंसर। तो आपको समझाने में, सॉल्व करने में वक्त लगा है, लेकिन आपने अगर पहले 60 सेकेंड्स में कोड ब्रेक कर लिया है, लॉजिक समझ गए हैं, तो डेफिनेटली गो थ्रू इट। अगर 1 मिनट लगा के भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया है या अप्रोच नहीं समझ आई है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, आगे बढ़ेंगे कैसे, देन इट इज बेस्ट टू स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव ऑन। आपको अगर 60 सेकंड में भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ूं, तो छोड़ दीजिए। 60 सेकंड तक जो क्वेश्चन आपसे होना होगा वो आपको समझ आ जाएगा, गिवन दी कॉन्टेक्स्ट, गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट, और जो आपने उस गिवन प्रेशर और टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो पहले 60 सेकंड में ही जो क्वेश्चन समझ आ पा रहा है उसी पे ही अपना वक्त लगाइए। आप देख पाएंगे इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन लगी है और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन से हमने एक लॉजिक ड्राइव किया है। यही की है सीसैट पेपर की। अगले क्वेश्चन में भी देखते हैं लॉजिक कैसे हमारी हेल्प करता है। इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं उनका हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया है।
ठीक है, रिवर्स कर देते हैं, A B C D E F G H I J K L M N। ओके, हमने 13 अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, ABCDE, EFGHI 9 हो गए, M तक लेके आते हैं और M के बाद N यहां पे लिख दिया, OPQRSTUVWXYZ। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि 13th अल्फाबेट कौन सा है, रट्टे नहीं लगाने हैं, 13 तक काउंट कर लो और उसके बाद रिवर्स कर दो। तो इससे हमें क्या पता चलता है, A जो है वो Z बन जाएगा और Z जो है वो A बन जाएगा, B जो है Y बन जाएगा, Y जो है B बन जाएगा। हमने पूरे ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है। तो रादर देन कि हम पूरी अल्फाबेट सीरीज 2 बार लिखें, हमने हाफ पे ही इन्वर्ट कर दिया है उसको, यानी कि M N बन जाएगा और N जो है वो M बन जाएगा। राइट, ये छोटा सा लॉजिक है जो आपका थोड़ा वक्त बचा देता है, दैट्स अबाउट इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आपने शब्द क्या बनाना है, लखनऊ। L क्या बन गया आपका O, U आपका बन गया F, C बन गया X, K बन गया हमारा P, N बन गया M, O बन गया L, W बन गया D, OFX PMLD। तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गई। अगर आप देखें, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट से भी कम वक्त लगा। एक दी गई इंफॉर्मेशन को हमने एक बहुत ही इंट्यूटिव तरीके से लिखा है, बहुत ही समझ आने वाले तरीके से लिखा है और आपका क्वेश्चन 1 मिनट से कम में सॉल्व हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लॉजिक इसमें भी लगेगा। 3 डिजिट नेचुरल नंबर आपने बनाने हैं विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स सच दैट हर डिजिट जो हो वो ऑड हो और डिविजिबल बाय 5 हो। तो आपने 3 डिजिट का नंबर बनाना है, नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तो यहां पे या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। अब ये फॉर्मूला नहीं है, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि एज ग्रेजुएट्स आपको ये चीज की जानकारी होगी, 0 या 5 आएगा, लेकिन सारे के सारे डिजिट्स हमने ऑड लेने हैं, तो हम 0 नहीं यहां पे लिख सकते, तो यहां पे नंबर 5 ही आएगा, ये पोजीशन 5 की फिक्स हो गई। हर डिजिट बाकी भी ऑड है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि यहां पे 245 भी नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर तो ये भी 5 से डिविजिबल है, बाकी के सारे डिजिट्स भी ऑड हैं। तो मान लीजिए हमने यहां पे, आपके पास ऑप्शंस कितनी बचती हैं, या तो 1 आ सकता है या तो 3 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 ऑलरेडी आ गया है और रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 7 आ सकता है या 9 आ सकता है। आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं 100th डिजिट के लिए। अब 10th डिजिट के लिए आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आपके पास 1 अवेलेबल है या 3 या 7 या 9, सेम ही चीज, लेकिन कोई ना कोई एक नंबर तो यहां पे भी आ गया होता है, राइट, और रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो यहां पे आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस होंगी। अगर आपने 1 यहां पे यूज कर लिया तो इस वाली पोजीशन पे 1 नहीं आएगा, अगर आपने 3 यहां पे यूज कर लिया तो इस वाली पोजीशन पे 3 नहीं आएगा, 7 इस वाली पोजीशन पे यूज कर लिया तो यहां पे 7 नहीं आएगा, 9 यहां पे यूज कर लिया तो यहां पे 9 नहीं आएगा। तो बेसिकली ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ते हैं तो ये हम समझते हैं कि अगर 100s के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो 10s के लिए आपके पास 3 ही ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, क्योंकि एक नंबर आपका प्रीवियसली यूज हो गया है और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। फॉर्मूला एज सच नहीं है, ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है जो आई विल अज्यूम कि आपको इतनी ही जानकारी होगी, नहीं तो आप ऑन द स्पॉट थोड़ा सा लॉजिक लगा लेंगे। ये जो 5 है ये फिक्स्ड है, तो 4 into 3 जो है 12 ऑप्शंस आपके पास बचती हैं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ सर्टन आइटम वॉज 25%। तो 100 रुपए की एक आइटम ले ली जिसका हमने दाम बढ़ा दिया और 25% 125 रुपए की कर दी, फिर इसका हमने दाम 20% घटा दिया, तो 125 रुपए से जब हम यहां पे हमने प्लस 25% किया था, जब इसको माइनस 20% करेंगे तो ये वापस 100 रुपए पे आ जाएगी। थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन है, आप कर सकते हैं।
हमने इसका दाम फिर से 10% बढ़ा दिया, तो ये 110 रुपए पे आ गई। एक्चुअल इंक्रीज इन प्राइस क्या आया, 100 रुपए पे शुरू करी थी बात, 110 रुपए पे आ गई, प्लस 10% हमने इसका दाम इंक्रीज करवा दिया। तो ऑप्शन है बी। अगेन 1 मिनट से कम में सॉल्व, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपने करी है और दी गई इंफॉर्मेशन को यूज किया है। अगला क्वेश्चन है, सीरीज है ए बी ए बी सी ए बी सी डी ई। तो आपके पास ए बी सी डी ई सो ऑन की सीरीज चल रही है। आपने बताना है 100th प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, आपके पास ये सीरीज एक है, इसका साइज 1 है, इसका साइज 2 है, 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते जाएंगी। तो लिख लेते हैं 9 10 11 12 13 14 15। यहां पे एक बार रुक जाते हैं, देखते हैं कि 100 सम कब पहुंच रहा है। तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 and 4 = 10, 15 21 28 36 45 55 66, 66 + 12 78, यहां पे लिख लेते हैं 78 + 13 91, 91 + 14 = 105। तो इस वाली सीरीज से इस वाली सीरीज तक जाते हुए हमारा 100th डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जब हम 13 वाली जो एक ग्रुप होगा उससे जब हम 14th वाली पे जा रहे होंगे तो 91 से 105 तक जा रहे हैं, तो 9th वाला जो लेटर होगा वो हमें 100th दे देगा, राइट। तो 91 लेटर्स आपके आ चुके हैं। 92nd आपका फिर से ए आया, बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये 91 हमारे हो गए थे। 92nd 93rd 94th 95th 96th 97th 98th 99th और आई, ये आपका आ गया 100th। तो 100th लेटर हुआ आई, आपकी ऑप्शन आ गई, करेक्ट ऑप्शन आ गई सी। तो बहुत ही जल्दी आपने लॉजिक उसका ब्रेक कर लिया, उसको एक समझ आने वाले तरीके से लिखा और आंसर तक पहुंच गए। तो कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक लगाया है और क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में ये 8 क्वेश्चन थे। कहने को मैंने 8 मिनट कहा था कि 8 मिनट में समझाऊंगा, लेकिन आपके सामने जो वीडियो है जाहिर है बहुत लंबा बना है। बट द पॉइंट इज कि हमने कोड 1-1 मिनट में ही क्रैक किया था। आपको समझाने में वक्त ज़्यादा लगा है, कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वक्त ज़्यादा लगा है, बट if you are able to crack the code of any question in the first 30 to 60 seconds, आप उस क्वेश्चन के साथ परसिस्ट करो और उसको सॉल्व करो। अगर 60 सेकंड तक भी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको दी गई इंफॉर्मेशन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू, राइट। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में आपसे और 8 सवाल डिस्कस करेंगे 2022 के सीसैट पेपर से, और उनको बिना किसी फॉर्मूला के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।